નમસ્કાર. અમારી વિશેષ રજૂઆત એક મુલાકાત ઝાયડસ હોસ્પિટલના ડોક્ટર સાથેમાં હું ધ્વની પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજનો આપણો મુખ્ય વિષય છે પાર્કિન્સન અને મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર. ખાસ કરી અને પાર્કિન્સન એક એવી બીમારી કે જે જલ્દીથી શરીરમાં ફેલાય છે અને ખાસ કરી અને તે વ્યક્તિની લાઈફ પર પણ ઘણી બધી અસર કરતી હોય છે. જે રોજિંદુ જીવન હોય છે તેમાં પણ આ બીમારીના કારણે ઘણી બધી અસર થતી હોય છે. ત્યારે પાર્કિન્સન બીમારી શું છે તે વિગતવાર આજે અમે આપને જણાવવાના છે અને આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર આદિત્ય મુરગાઈ કે જેઓ કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ એન્ડ મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. અત્યારે હાલ તેઓ ઝાયડસ હોસ્પિટલ સાથે સંકળાયેલા છે. પાર્કિન્સન અને મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર બીમારીના નિદાનમાં તેઓનો ઘણો બહોળો અનુભવ રહ્યો છે. આ સિવાય તેમનો પરિચય આપને જણાવી દઈએ તો પાર્કિન્સન ડિસીઝ અને ડિસ્ટોનિયા માટે ડીબીએસ પ્રોગ્રામિંગમાં તેઓએ પોતે તાલીમ પણ લીધી છે. તેમની વ્યવસાયિક લાયકાત વિશેની અહીંયા જો વાત કરીએ તો વ્યવસાયિક લાયકાત માટે ખાસ તેઓએ મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડરમાં ક્લિનિકલ ફેલોશિપ વેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટી કેનેડાથી તેઓએ મેળવી છે. ડૉક્ટર આદિત્ય, આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર. તો ડૉક્ટર આદિત્ય, ખાસ કરી અને આજે જ્યારે આપણે પાર્કિન્સન ડિસીઝ પર વાત કરી રહ્યા છીએ, ગ્રાસરૂટ લેવલથી ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપની પાસેથી એ જાણવા માંગીશું કે પાર્કિન્સન બીમારી શું છે અને તેના કારણો કયા હોઈ શકે. पार्किंसन डिजीज़ एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है. पार्किंसंस ब्रेन में एक केमिकल जिसका नाम डोपामिन है उसकी कमी के कारण होती है. लगभग 5 से 10% के केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण पार्किंसन डिजीज़ होती है और ये अधिकतर 40 साल से नीचे की उम्र के होते हैं. इसके अलावा जो मैक्सिमम केसेस होते हैं पार्किंसन डिजीज़ के, उनमें हमें पार्किंसंस के होने का कारण नहीं मिलता, जिसे हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं. ऐसे कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके एक्सपोजर से पार्किंसन डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिनमें पेस्टिसाइड एक्सपोजर, इंसेक्टिसाइड एक्सपोजर, कुएं के पानी पीना, हेड ट्रॉमास, इनके कारण पार्किंसन डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है. इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पार्किंसन डिजीज़ होने का भी रिस्क बढ़ता है. જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, ખાસ આ વાત થઈ કે પાર્કિન્સન ડિસીઝ શું છે અને તેના કારણો કયા હોઈ શકે. પરંતુ ડૉક્ટર આદિત્ય, હવે અહીંયા ખાસ આપણે લક્ષણોની વાત કરીએ તો કયા લક્ષણો પરથી જાણી શકાય કે અથવા તો અનુમાન લગાવી શકાય કે હા, કદાચ અહીંયા પાર્કિન્સન ડિસીઝ હોઈ શકે છે. पार्किंसन डिजीज़ के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक है मोटर मैनिफेस्टेशन या फिजिकल मैनिफेस्टेशन और दूसरे होते हैं नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस. मोटर मैनिफेस्टेशन में जो कॉमन लक्षण होते हैं उनमें अकड़न, ये अकड़न शरीर के किसी भी भाग से शुरू हो सकती है. यूजुअली एक साइड पे होती है, फिर कुछ सालों के बाद दूसरी साइड पे चली जाती है. गर्दन में, बैक में भी अकड़न हो सकती है. इसके अलावा धीरे हो जाना. पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स का हर काम धीरे हो जाता है. वो चलने में धीरे हो जाते हैं, कपड़े पहनने में धीरे हो जाते हैं, उनका रोज़मर्रा का काम धीरे हो जाता है. इसके अलावा कंपन एक कॉमन सिम्टम है पार्किंसन डिजीज़ का, जो कि यूजुअली एक हाथ में एक पाँव में शुरू होता है, कुछ सालों के बाद दूसरे हाथ दूसरे पाँव में भी आ सकता है. सभी पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में कंपन होना ज़रूरी नहीं है. जब लेट स्टेजेस होती हैं 5 से 10 साल के बाद, तो उस स्टेज पे बैलेंस में प्रॉब्लम आना, गिरना, चलने की प्रॉब्लम आना, ये सब प्रॉब्लम्स कॉमनली पाई जाती हैं. इसके अलावा नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस काफ़ी कॉमनली मिलते हैं लगभग सभी पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में. इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनमें डिप्रेशन, जो कि लगभग 50% पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में पाया जाता है. इनफैक्ट ये डायग्नोसिस होने के काफ़ी साल पहले से मिल सकता है. इसके अलावा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन एक कॉमन सिम्टम होता है पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में, जिसमें एकदम से इन पेशेंट्स को पसीने आ जाते हैं या फिर जब वो खड़े होते हैं तो उनके आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, उनको चक्कर आ सकते हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो सकता है. कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में. नींद की दिक्कत भी बहुत कॉमनली पाई जाती है. पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को अधिकतर देखा गया कि जब वो सोने जाते हैं तो नींद शुरू करने में काफ़ी टाइम लगता है उनको, या फिर बार बार उठना पड़ता है जब वो सो चुके होते हैं, और एक बार उठ जाते हैं तो वापस नींद में जाने में भी टाइम लगता है.
इसके अलावा एक कॉमन सिम्टम होता है पार्किंसन डिजीज़ में, जिसे हम रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर आरबीडी बोलते हैं। इनमें पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स रात में बोलते हैं, अपने हाथ पांव चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रॉमा हो सकता है या फिर उनके बेड पार्टनर या केयर गिवर्स को इंजरी हो सकती है। लेट स्टेजेस में डिमेंशिया या भूलने की दिक्कत भी पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में हो सकती है। જી બિલકુલ, તો આ તમામ એ લક્ષણો છે કે જેનાથી અંદાજ આવી શકે છે કે વ્યક્તિને કદાચ પાર્કિન્સન ડિસીઝ હોઈ શકે. સાથે ડૉક્ટર આદિત્ય, અહીંયા આપની પાસેથી એ જાણવા માંગીશું, પાર્કિન્સન ડિસીઝના કારણો શું છે, લક્ષણો શું છે તે જાણ્યા બાદ હવે નિદાન અથવા તો કહી શકાય કે તપાસની પદ્ધતિ શું છે? पार्किंसंस डिजीज़ का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। पेशेंट्स के सिम्टम्स के बेसिस पे या पेशेंट्स को एग्जामिन करने के बाद पार्किंसन डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट या कोई स्पेसिफिक एमआरआई स्कैन या कोई स्कैन नहीं होता जिसको करने के बाद हम पार्किंसन डिजीज़ का डायग्नोसिस दे सकें। पार्किंसन डिजीज़ को पता लगाने का एक और तरीका होता है दवाई से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। जो कॉमनली हम दवाई यूज़ करते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, उसका नाम लीविडोपा है। पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को जब हम इस दवाई को देते हैं तो उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उनके सभी लक्षण काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोस करने का। જી ડૉક્ટર આદિત્ય, પાર્કિન્સન ડિસીઝમાં ખાસ કરી અને આપણે એવું કોઈ અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ કે આ ઉંમરની વ્યક્તિને પાર્કિન્સન થવાનો ખતરો વધારે છે અથવા તો શક્યતાઓ વધારે છે? શું ઉંમરના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ? पार्किंसन डिजीज़ अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पार्किंसन डिजीज़ होने का रिस्क भी बढ़ता है। 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन को अगर देखें तो हर 100 की पॉपुलेशन में एक पेशेंट पार्किंसन डिजीज़ का होगा। तो इनका प्रिवलेंस 1% होता है मोर देन 60 ईयर्स की पॉपुलेशन में। इसके अलावा कई केसेस होते हैं जो कि यंगर एज पे आते हैं, जिसे हम यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, जो कि 40 साल की उम्र के पहले इनके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और इन केसेस में यूजुअली जेनेटिक रीज़न होता है पार्किंसन डिजीज़ होने का। જી બિલકુલ. પાર્કિન્સન ડિસીઝની સારવાર કઈ રીતે થઈ શકે અથવા તો શું એમાં પણ અલગ અલગ પદ્ધતિઓ આપણને જોવા મળતી હોય છે? पार्किंसन डिजीज़ की काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बहुत ओरल मेडिकेशंस हैं जो कि हम पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और जो सबसे कॉमनली यूज़ और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिकेशन पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ की जाती है उसका नाम लीविडोपा होता है। लीविडोपा ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वही केमिकल है जो पार्किंसन डिजीज़ के ब्रेन में कम मात्रा में पाया जाता है। तो लीविडोपा पार्किंसन डिजीज़ की सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा ऐसे कई मेडिकेशंस हैं जैसे डोपामिन एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, जो हम पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को दे सकते हैं उनके सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। ये सारे मोटर सिम्टम्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स दे के उनके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। डिमेंशिया जिन्हें होता है उनमें डिमेंशिया के मेडिकेशंस दे के मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और जिन पेशेंट्स में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, जैसे खड़े होने पे चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है जिससे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छी तरह से किया जा सके। ओरल मेडिकेशन से पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स का कंट्रोल काफ़ी अच्छे हद तक 5 से 10 साल तक किया जा सकता है। उसके बाद मेडिकेशंस के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, फिर मेडिकेशन का इफ़ेक्ट थोड़ा कम होने लगता है। जब हम शुरुआत में लीविडोपा देते हैं तो उसका इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 6 से 8 घंटे तक रहता है अर्ली स्टेजेस में। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे लीविडोपा का रिस्पॉन्स धीरे धीरे छोटा होते रहता है, कम होते रहता है। तो जो पहले दवाई 6 घंटे या 7 घंटे काम कर रही होती है, फिर बाद में 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे या इनफैक्ट 2 घंटे भी काम करती है। तो उस केस में हमें बार बार इस दवाई को देना पड़ता है। कई लोग इसको 7 से 8 बार एक दिन में लेते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के बाद लीविडोपा की कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाती हैं जो कि कंट्रोल करनी थोड़ी मुश्किल होती है। सो इन केसेस में सर्जिकल थेरेपी जिसे हम कॉमनली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इस थेरेपी में ब्रेन में 2 इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं और उसे एक पेसमेकर से कनेक्ट कर दिया जाता है।
सर्जरी के बाद इस पेसमेकर को प्रोग्राम किया जाता है जिससे पार्किंसन डिजीज के सभी लक्षण जिनमें कंपन, स्लोनेस, अकड़न शामिल हैं, ये सारे काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाए जाते हैं और इसके बाद मेडिकेशंस की डोज भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट में। જી બિલકુલ ડૉક્ટર આદિત્ય, ખાસ કરી અને પાર્કિન્સન બીમારી સિવાય બીજા કયા પ્રકારના મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર્સ આપની ક્લિનિકમાં જોયા છે? पार्किंसन डिजीज़ के अलावा ऐसे कई मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जो हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक में देखते हैं, जिसमें सबसे कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो हम देखते हैं उसका नाम है एसेंशियल ट्रेमर्स। इस बीमारी में हाथों में कंपन होता है और ये कंपन पार्किंसन डिजीज़ के कंपन से थोड़ा हटके है, क्योंकि इस बीमारी में जो कंपन है वो पेशेंट के रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। जब वो लिखने जाते हैं या फिर जब वो खाने लगते हैं या फिर चाय पीने लगते हैं तो उनके हाथों में कंपन होती है, उनकी एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती हैं। जबकि पार्किंसन डिजीज़ में कंपन जो जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें कंपन कम हो जाता है। इसके अलावा डिस्टोनिया एक कॉमन कंडीशन है जो हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक में देखते हैं। ये डिस्टोनिया शरीर के किसी भी भाग को इफेक्ट कर सकता है। इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स या पोस्चरिंग होती है जिसमें शरीर का एक अंग एबनॉर्मल पोस्चर्स में चले जाता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं। कॉमनली ये नेक में देखा जाता है जिसमें नेक एक तरफ मुड़ जाती है जिससे हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। ये आंखों में हो सकता है जिसमें आंखें फड़कने लगती हैं बहुत जल्दी जल्दी या फिर आंखें अपने आप से क्लोज हो जाती हैं। जबड़े में हो सकता है, हाथों में हो सकता है जिससे हम राइटर्स क्रैम्प बोलते हैं। जब पेशेंट लिखने लगते हैं तो फिर उनके हाथों में ऐंठन आती है जिसके कारण लिखावट बदल जाती है कुछ सेंटेंसेस के बाद। ये कॉमनली इंडिया में पाया जाता है। तो डिस्टोनिया भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक में देखते हैं। इसके अलावा एटैक्सिया एक ऐसा डायग्नोसिस है जो कॉमनली देखा जाता है मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक में, जिसका मतलब होता है बैलेंस में प्रॉब्लम। दिमाग के पिछले हिस्से से बैलेंस का कंट्रोल होता है और जब वो उस हिस्से में जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं प्रॉब्लम आने लगती है तो एटैक्सिया के सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें बैलेंस ख़राब हो जाता है। पेशेंट चौड़े कदम लेके चलने लगते हैं और हाथों की कोऑर्डिनेशंस भी ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसे हम एटिपिकल पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स बोलते हैं, जिसमें शुरुआत में दिखने में पार्किंसन डिजीज जैसे दिखते हैं लेकिन उनकी डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, मेडिकेशन का रिस्पॉन्स पुअर आता है, बैलेंस जल्दी ख़राब होता है और डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी जल्दी होती है। तो ये कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जो हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक में देखते हैं। जी बिल्कुल। ડૉક્ટર આદિત્ય, ધ્રુજારી આવી, કંપન થવું, જે આપે જણાવ્યું કે પાર્કિન્સન્સમાં ઘણું સામાન્ય જોવા મળતું હોય છે અને કદાચ આ લક્ષણો આપણને સૌથી કહી શકાય કે પ્રાથમિક ધોરણે જોવા મળતા હોય છે, ત્યારે ખાસ કરી અને તેની સારવાર રૂપે અહીંયા આપણે શું જોઈ રહ્યા છીએ? कंपन की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कंपन क्यों हो रहा है। अगर पार्किंसन डिजीज़ का कंपन है तो फिर उसमें पार्किंसन डिजीज़ के मेडिकेशंस काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं, उससे कंपन कंट्रोल में लाया जा सकता है। जो मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जिसके कारण कंपन होता है उसका नाम एसेंशियल ट्रेमर्स है। इस कंपन की ट्रीटमेंट में हम जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ओरल मेडिकेशन जो यूज़ करते हैं वो कॉमनली है प्रोप्रानोलॉल, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है। इसके अलावा ऐसे कई एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन जो कि खींच की बीमारी में यूज़ होती हैं वो हम इस बीमारी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर ओरल मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा कंपन, जो कि 30 से 40% लोगों में नहीं हो पाता अच्छी तरह से, तो बोचुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस हम जो मसल्स एक्टिव हैं हाथ की उनमें दे सकते हैं, जिसके कारण कंपन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जो मोर एडवांस केसेस होते हैं, मोर सीवियर केसेस होते हैं जिनमें ओरल मेडिकेशंस और इंजेक्शंस के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता कंपन का, उन केसेस में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की सर्जरी भी ऑफर की जाती है। वही सर्जरी जो पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होती है, लेकिन इसमें जो टारगेट यूज़ करते हैं हम ब्रेन का वो अलग होता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक पेशेंट्स के कंपन, स्पेशली एसेंशियल ट्रेमर्स के कंपन कंट्रोल में लाए जा सकते हैं और पार्किंसन डिजीज़ के कंपन भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल।
ડૉક્ટર આદિત્ય, જ્યારે વાત પાર્કિન્સન ડિસીઝની હોય ત્યારે એક સવાલ ઘણો સામાન્ય અત્યારે હાલ દર્શક મિત્રોના મનમાં પણ આવતો હશે અને ચોક્કસ આપણે ડૉક્ટર આદિત્ય પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ડૉક્ટર આદિત્ય, શું પાર્કિન્સન ડિસીઝની સંપૂર્ણ સારવાર અથવા તો સંપૂર્ણ ઇલાજ એ શક્ય છે ખરો? पार्किंसन डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है. अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ है तो वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगी, लेकिन इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है. जिस तरह से ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर डायबिटीज़ की बीमारी है, उसको कोई क्योर नहीं होता, पेशेंट को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं. उसी तरह से पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को भी लंबे समय तक ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे लगभग सारे सिम्टम्स काफ़ी हद तक और लंबे समय तक, कई सालों तक कंट्रोल में लाए जा सकते हैं. चाहे वो मेडिकल थेरेपी हो, सर्जिकल थेरेपी हो, इसमें काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. જી બિલકુલ. ડૉક્ટર આદિત્ય, અહીંયા નિદાનથી લઈ અને સારવાર સુધી આપણે વાત કરી, ખાસ કરી અને કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેની પર આપણે ફોકસ કરીએ તો ડાયટ અને ન્યુટ્રિશન આ બંનેને લઈને આપ કઈ એડવાઇસ કરવા માંગશો કે કેમ? हाँ जी. पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो लीविडोपा मेडिकेशन लेते हैं तो उसके साथ खाना ना खाएं, क्योंकि लीविडोपा के साथ अगर वो खाना खाते हैं जिसमें स्पेशली प्रोटीन्स होता है तो उनकी लीविडोपा मेडिकेशन सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और वो इफ़ेक्ट पूरी तरह से नहीं कर पाती. तो जब भी लीविडोपा लें तो ध्यान रखें या तो उसके लेने के 1 घंटे बाद आप खाना खाएं या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीविडोपा की मेडिकेशन लें. इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में कॉमनली देखा गया कि वेट लॉस होता है, इसलिए उन्हें अपनी कैलोरीज इंटेक पे ध्यान देना चाहिए, अपने वेट को मॉनिटर करना चाहिए ताकि वेट लॉस ना हो. कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन सिम्टम होता है पार्किंसन डिजीज़ में, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड लेना चाहिए और अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए. જી બિલકુલ. તો આ તમામ એવી બાબતો છે કે જેનું ધ્યાન આપે રાખવાનું છે જો તમને પાર્કિન્સન ડિસીઝ છે તો. હવે આ વાત થઈ પાર્કિન્સન ડિસીઝ જેમને થયો છે તેમના માટે, પરંતુ ડૉક્ટર આદિત્ય, આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે સામાન્ય રીતે પણ જો આપણે ફીવરિશ ફીલ કરતા હોઈએ તો આપણી ફેમિલી આપણી કેટલી ટેક કેર કરે છે એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જતું હોય છે. ત્યારે પાર્કિન્સન ડિસીઝને લઈને અહીંયા સાર સંભાળ કેવી રીતે રાખવી જોઈએ અથવા તો એ બાબતે આપ કંઈ અહીંયા કહેવા માંગશો કે કેમ? अर्ली स्टेजेस में पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स के सारे सिम्टम्स दवाइयों से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रहते हैं, तो उनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो कई सालों तक इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है, एक ऐसी स्टेज आती है जब उनके बैलेंस में दिक्कत आने लगती है, वो गिरने लग सकते हैं, या फिर उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम आने लगती हैं, भूलने लगते हैं, अपनी देखभाल खुद से नहीं कर पाते. तो उस स्टेज पे, जो कि काफ़ी लेट होती है, उस स्टेज पे एक केयर गिवर या फैमिली मेम्बर की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है. જી ડૉક્ટર આદિત્ય, આપ ઘણા લાંબા સમયથી ઝાયડસ હોસ્પિટલ સાથે સંકળાયેલા છો, ત્યારે ઝાયડસમાં ખાસ કરી અને પાર્કિન્સન અને મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર માટે કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ અથવા તો સુવિધાઓ અવેલેબલ છે? ज़ायडस पार्किंसंस डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सेंटर में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें पार्किंसंस डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक, बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन क्लिनिक जिसमें हम डिस्टोनिया, ट्रेमर्स और पोस्ट स्ट्रोक्स स्टिफनेस के पेशेंट्स का इलाज इंजेक्शंस से करते हैं. इसके अलावा एक गेट एंड बैलेंस लैब है जिसमें हम पार्किंसन डिजीज़ की गेट प्रॉब्लम्स या फिर एटैक्सिया में जो बैलेंस प्रॉब्लम होती है उनकी असेसमेंट सेंसर्स लगा के करते हैं. इसके अलावा एक ऑटोनॉमिक फंक्शन लैब है जहाँ पे हम वो पेशेंट जिनमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, जिसके सिम्टम्स कॉमनली हम पार्किंसन डिजीज़ में देखते हैं, जैसे खड़े होने पे आंखों के सामने अंधेरा छाना या फिर चक्कर आना, उनकी टेस्टिंग ऑटोनॉमिक फंक्शन लैब में की जाती है, जिसकी सुविधा ज़ायडस हॉस्पिटल में है. इसके अलावा स्पीच थेरेपी फॉर पार्किंसन डिजीज़, न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन फॉर डिमेंशिया एंड अदर कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, और एक स्पेशलाइज गेट एंड बैलेंस रिहैब प्रोग्राम हमने शुरू किया है ज़ायडस हॉस्पिटल में, जिसमें हम पार्किंसन डिजीज़ के चलने की प्रॉब्लम, बैलेंस की प्रॉब्लम और अटैक्सिया के पेशेंट्स का स्पेशल इलाज करते हैं. जी बिल्कुल.
અને ડૉક્ટર આદિત્ય, અંતમાં હવે વ્યુઅર્સને આપ શું મેસેજ આપવા માંગશો? मैं बताना चाहूँगा कि पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। अगर पेशेंट्स का डायग्नोसिस जल्दी किया जाए और बहुत और अच्छी ढंग से उनका इलाज किया जाए तो फिर वो कई सालों तक अपने सिम्टम्स पे अच्छी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं और कई सालों तक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। और जब मेडिकेशंस इफ़ेक्टिव कम हो जाती हैं तो उस केस में सर्जिकल थेरेपी के साथ और आने वाले सालों तक बहुत अच्छी तरह से सिम्टम्स का कंट्रोल किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहती है। બિલકુલ, તો દર્શક મિત્રો, પાર્કિન્સન બીમારી શું છે, ખાસ કરી તેના લક્ષણો કયા હોઈ શકે, કારણો કયા છે, સારવાર અથવા તો નિદાનની પહેલાં તો પદ્ધતિ કઈ છે, ત્યાર પછી સારવાર કઈ અવેલેબલ છે, તમામ મુદ્દાઓ પર આપને વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આજે અમારા આ શોમાંથી મળી હશે। આ ચર્ચા માટે અત્યારે મારી સાથે જોડાયા હતા ડૉક્ટર આદિત્ય મુરગઈ। ડૉક્ટર આદિત્ય, થેન્ક યુ સો મચ। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, ખાસ કરી અમારી વિશેષ રજૂઆત એક મુલાકાત ઝાયડસ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર સાથેમાં અત્યારે બસ આટલું। રજા આપશો। નમસ્કાર। જય હિન્દ। હું વર્ષાબેન ઝવેરી, અમદાવાદ નવરંગપુરાનો રહેવાસી છું અને મને છેલ્લા 2011થી એટલે કે 9-10 વર્ષથી પાર્કિન્સન ડિટેક્ટ થયું, પણ મને વિશ્વાસ નહોતો આવતો, કારણ કે બહુ મને ટ્રેમર્સ નથી અને બીજા કોઈ સિમ્ટમ્સ નહોતા, માત્ર સ્લોનેસ થોડી આવી હતી, એમાંથી પાર્કિન્સન ડિટેક્ટ થયું। ત્યાર પછી 2 વર્ષ સુધી તમે ગણકાર્યું નહીં। ત્યાર પછી મેં થોડી વધારે કંઈક ડિફેક્ટ લાગી એટલે ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કર્યા। ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરવાથી લગભગ મને લાગે છે કે 8-10 ડૉક્ટરોને મારા ફરથી ફરીશું। ઝાયડસમાં આવ્યા પછી મને એટલી બધી સંતોષ અને શાંતિ થઈ છે, કારણ કે ખરેખર તો ફ્રન્ટ ડોરથી જ બધા એટેન્ડન્ટનું, બધા જે લોકોના સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ છે, બધાનું એટલું વાત્સલ્ય અને વ્યવસ્થિત રીતે એ લોકો અમને એટેન્ડ કરે કે આપણે ઉતરવાનો વિચાર કરીએ એના પહેલાં વ્હીલચેર આવી જાય। અને વ્હીલચેરવાળા એટેન્ડન્ટ બોયઝ કે ગર્લ્સ એટલા બધા સપોર્ટિવ છે, એટલા બધા રિસ્પેક્ટફુલ આપણને બેસાડે અને કોઈ પણ 1 પૈસાની આશા રાખ્યા વગર આપણે આપીએ તો આવા લેવાની ના પાડે। એટલે મને એટલો સહકાર અમદાવાદમાં પહેલી વખત આ હોસ્પિટલમાં મળ્યો કે ઈચ એન્ડ એવરી વન એક જણ એલર્ટ છે સેવા આપવા માટે। બીજું અહીંયા આવ્યા પછી મને ડૉક્ટર આદિત્ય સરે જે એટેન્ડ કરી અને જે રીતે સ્ટાર્ટ કરી પ્રોગ્રામ કે ભાઈ ખરેખર આ પેશન્ટ કઈ રેન્જમાં આવી શકે, એને કેટલી તકલીફ છે અને કેટલા પ્રકારમાં આપણે હેલ્પ કરી શકીએ। એટલે એમણે મારી પાસે 10 દિવસ માંગ્યા કે જો તમે 10 દિવસ રેગ્યુલર આવતા હોય તો આપણે સૌથી પહેલાં તો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પાસે લેવલ ચેક કરીએ કે તમે ક્યાં ઊભા છો। એટલે આટલો ઇન્ટરેસ્ટ લઈને તો પહેલાં ડૉક્ટરે મને જોયું આદિત્ય મુરગાઈ સર ખરેખર વેરી કોઓપરેટિવ। સારાંશ એટલો જ છે કે ઝાયડસ હોસ્પિટલ માટે આભાર વ્યક્ત કરીએ, કે એમના સ્ટાફને માટે આભાર વ્યક્ત કરીએ, કે ડૉક્ટર આદિત્ય સરને કંઈ પણ કહીએ એ ગમે એટલું આભાર વ્યક્ત કરવું તો ઓછું છે, કારણ કે અંતરમાં જે આશીષ મળે છે એ જ એનો ખરેખર એનો આભાર છે। બાકી શબ્દોમાં કંઈ વાત કહી શકાય એવું છે જ નહીં। ઝાયડસ હોસ્પિટલ ગુજરાતની સૌથી વિશાળ આધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ, જ્યાં હૃદય રોગ, કિડની, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ, મગજ અને જ્ઞાનતંતુ, પેટ અને આંતરડા, કાન, નાક, ગળા તેમજ સ્ત્રી રોગને લગતા તમામ રોગોની આધુનિક સારવાર નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા, વર્લ્ડ ક્લાસ ઓપરેશન થિયેટર, કેથ લેબ, લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી યુનિટ, ICU, રેડિયોલોજી અને પેથોલોજી યુનિટ, ઇમરજન્સી સારવાર અને એમ્બ્યુલન્સની સેવાઓ પારદર્શકતા સાથે। તમારા સ્મિતનો સાથી ઝાયડસ હોસ્પિટલ।